सच्ची आज़ादी का एहसास सच में कमाल का होता है ना? आज हम एक खुली और आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। एक ऐसी आज़ादी जहां हमारे पास अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है, आगे बढ़ने के बेहतरीन अवसर हैं। लेकिन 1947 से पहले का मंजर बिल्कुल अलग था। आज के इस विश्लेषण में हम उस ऐतिहासिक सच्चाई पर चर्चा करेंगे जो दर्शाती है कि इस आज़ादी की आखिर कितनी भारी कीमत चुकाई गई थी। देखिए, ये कहानी सिर्फ किताबों के पन्नों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उन अत्याचारों का एक सच्चा दस्तावेज है जिन्हें सुनकर सच में रूह कांप उठती है। तो आइए, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष की उन गहरी और दर्दनाक पर्तियों को खोलते हैं जिन पर आमतौर पर उतनी खुलकर चर्चा नहीं होती। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आज़ादी की असली कीमत आखिर थी क्या? हम अक्सर आज़ादी का जश्न तो मनाते हैं, लेकिन क्या हमने कभी ठहरकर सोचा है कि उस आज़ादी को पाने के लिए किस सिक्के का इस्तेमाल हुआ था? वो सिक्का था खून, पसीना, आंसू और असीम पीड़ा का। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें मजबूर करता है कि हम इस आज़ाद हवा की तुलना उन बंद कोठरियों और भूखे पेटों से करें जिन्होंने इस देश की नींव रखी। इस पूरे विश्लेषण को हम आसानी से समझने के लिए 5 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। पहला, सोने की चिड़िया की लूट। दूसरा, कर और भूखमरी। तीसरा, शारीरिक हिंसा और कैद। चौथा, बांटो और राजकरों की नीति। और आखिरी, आज़ादी की भारी कीमत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले बिंदु से, सोने की चिड़िया की लूट, औपनिवेशिक शोषण का वो दौर जिसने सब बदल दिया। आपने बचपन से ही सुना होगा कि औपनिवेशिक शासन यानी कॉलोनियल रूल से पहले हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। एकदम सच, एक ऐसा देश जहां धन, धान और संस्कृति का भंडार था। और दूसरी तरफ औपनिवेशिक राज के बाद का भारत कैसा दिखता था? एक पूरी तरह से लूटा हुआ देश। देखिए, ये सिर्फ कोई आम आर्थिक लूट नहीं थी, बल्कि एक सदियों पुरानी समृद्धि का सुनियोजित विनाश था। सोने की चिड़िया के मानो पंख काट दिए गए और उसका सारा खजाना समुंदर पार भेज दिया गया। ये फर्क समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं से हमारे आज़ादी के संघर्ष की बुनियाद शुरू होती है। यहीं से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, कर और भूखमरी। आर्थिक शोषण का एक ऐसा काला दौर जिसने भारत की आत्मा पर गहरे घाव दिए। आप जरा उस वक्त की किसान के बारे में सोचिए। औपनिवेशिक शोषण के तरीके बेहद क्रूर थे। भारी भरकम टैक्स, जिसे लगान कहा जाता था, किसी भी किसान की कमर तोड़ने के लिए काफी था। फसल अच्छी हो या ना हो, सूखा पड़े या बाढ़ आए, उनको कोई मतलब नहीं था, लगान तो देना ही पड़ता था। और जब कोई गरीब किसान ये भारी कर नहीं चुका पाता था ना, तो सीधे उसकी जमीन हड़प ली जाती थी। सोचकर देखिए, एक किसान जिसकी सारी जिंदगी उसकी जमीन पर निर्भर है, उससे उसकी रोजी रोटी का इकलौता सहारा छीन लेना कितना बड़ा अत्याचार था। इस एक नीति ने लाखों परिवारों को रातों रात भिखारी बना दिया था। और हाँ, ये सब कोई एक दिन का हादसा नहीं था। 1800 के दशक से ही इस व्यापक शोषण की शुरुआत हो चुकी थी। दशकों तक लगातार चलते इस आर्थिक शोषण ने देश को इस कदर खोखला कर दिया था कि उसका अंत एक महाविनाश में होना ही था। और वो विनाश आया 1943 में, बंगाल के अकाल के रूप में। ये जो 1800 से लेकर 1943 तक का सफर है ना, ये भारत के किसानों के खून और पसीने से लिखी गई एक बेहद दर्दनाक दास्तान है। आपको बता दूं कि ये 1943 का बंगाल अकाल कोई प्राकृतिक आपदा यानी नेचुरल डिजास्टर नहीं था। स्रोत साफ तौर पर दर्शाते हैं कि ये दुर्भिक्ष विंस्टन चर्चिल की विनाशकारी नीतियों का सीधा नतीजा था। जिस वक्त बंगाल में लोगों को अनाज की सबसे ज्यादा जरूरत थी, ठीक उसी वक्त यहाँ का अनाज बाहर भेजा जा रहा था। नतीजा क्या निकला? लाखों हिंदुस्तानी भूख से तड़प तड़प कर मर गए। गलियों में लाशें बिछ गई थीं। ये शब्द बोलने में बहुत आसान लगते हैं, लाखों लोग मारे गए, पर इस मानव निर्मित अकाल का जो असल दर्द है, वो आज भी इतिहास के पन्नों से खून रिसता हुआ महसूस होता है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे पहलू की तरफ, शारीरिक हिंसा और कैद यानी बर्बरता का इतिहास। सिर्फ 1 साल, 1919। ये नंबर सिर्फ 1 साल नहीं है दोस्तों। ये भारतीय इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है जो आज़ादी की कीमत को सबसे प्रबल तरीके से दर्शाता है। इस 1 साल ने देश के हृदय में एक ऐसी आग लगाई जो आज़ादी मिलने तक नहीं बुझी। बात है 13 अप्रैल 1919 की, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बैसाखी का दिन था और वहां लोग बिल्कुल शांति से इकट्ठे हुए थे। उनमें मासूम बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थीं। और फिर बिना किसी चेतावनी के
अचानक जनरल डायर के आदेश पर गोलियों की ऐसी बौछार शुरू हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। वो आदेश किसी कानून का हिस्सा थोड़ी था, वो तो एक क्रूर हत्याकांड था। निहत्थे लोगों की जान जिस बेरहमी से ली गई, उसकी चीखें आज भी उस मैदान की दीवारों और उन गोलियों के निशानों में गूंजती हैं। जालियांवाला बाग में जहां एक झटके में जान ली गई, वहीं ये काला पानी की सजा हर पल थोड़ा थोड़ा करके मारने का तरीका था। काला पानी की सजा का मतलब सिर्फ किसी आम जेल में जाना नहीं था। ये अंडमान द्वीप समूह की सेलुलर जेल में अत्यधिक यातना और अकेलेपन की ऐसी कैद थी जिसका उदाहरण पूरी दुनिया में मिलना मुश्किल है। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को उन अंधेरी कोठरियों में रखा जाता था ताकि उनका मनोबल टूट जाए। उन्हें आपस में एक शब्द बोलने की इजाजत नहीं थी। कड़ी मेहनत और मौत से भी बदतर हालत। इन अकेलेपन की दीवारों ने उन वीरों की हिम्मत तोड़ने की पूरी कोशिश की, पर हम जानते हैं कि उनका संकल्प कितना टूट था। चौथा हिस्सा, बांटो और राज करो, एक ऐसी सामाजिक साजिश जिसने देश को बांट कर रख दिया। हिंदू बनाम मुसलमान, आपको क्या लगता है, सदियों से साथ रहने वाले इन समुदायों के बीच ये दूरियां हमेशा से थीं? बिल्कुल नहीं। औपनिवेशिक शासकों ने बहुत ही चालाकी से इस फर्क को पैदा किया। उन्होंने समझ लिया था कि जब तक ये देश एकजुट है ना, इस पर शासन करना असंभव है। इसीलिए अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए उन्होंने धर्म के नाम पर जहर घोलना शुरू किया। ये एक सुनियोजित नीति थी ताकि लोग आपस में ही उलझे रहें और सत्ता पर कभी उनका ध्यान या सवाल न उठे। तो उनका मुख्य मकसद आखिर था क्या? एकता को तोड़ना, दंगे और विभाजन को भड़काना, ताकि आसानी से राज किया जा सके। देखिए, ये दंगे अपने आप नहीं भड़कते थे, इन्हें बहुत ही सोचे समझे तरीके से भड़काया जाता था। एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाना उनकी प्रशासनिक सुविधा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गया था। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो विभाजन था, ये किसी धर्म की कमी नहीं थी, बल्कि ये सत्ता को मजबूत रखने की एक बेहद क्रूर राजनीति थी। और अब आते हैं हमारे पांचवें और अंतिम हिस्से पर, आज़ादी की भारी कीमत, बलिदान और संघर्ष। ये विचार इस पूरे विश्लेषण का असल निचोड़ है दोस्तों। आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली है। जब आज हम आज़ादी से सड़कों पर चलते हैं तो हमें ये ठहर कर याद रखना चाहिए कि इसके पीछे लाखों अनजान और अनसुने स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान है। किसी ने अपना पूरा परिवार खोया, किसी ने जमीन, तो किसी ने अकेलेपन में घुट-घुट कर अपनी जान दे दी। जलियांवाला बाग से लेकर अंडमान की उन अंधेरी जेलों तक और बंगाल के भूखे परिवारों से लेकर दंगों में उजड़े उन घरों तक, इस हर एक आंसू ने इस आज़ादी की कीमत चुकाई है। हमें उनके इन बलिदानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और अब इस पूरे ऐतिहासिक सफर के बाद एक बेहद गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा होता है। आज हम इस भारी कीमत का सम्मान आखिर कैसे कर सकते हैं? क्या सिर्फ हर साल इतिहास की किताबें पढ़ लेना काफी है? या फिर जिस आज़ादी, जिस एकता और जिस समृद्धि के लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई, उसकी सच्ची हिफाजत करना हमारी असल जिम्मेदारी है? इस सवाल पर आज थोड़ा विचार जरूर कीजिए। उन अत्याचारों की गूंज हमें आज भी सिखाती है कि जो स्वतंत्रता हमारे पास है वो कितनी अनमोल है। तो अगली बार जब आप इस आज़ाद देश की हवा में सांस लें तो उन सभी का दिल से शुक्रिया जरूर अदा करें। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण हम यहीं पूर्ण करते हैं। अपना ख्याल रखें और विचार करने का ये सफर जारी रखें।